हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें हमने बात करी थी डिविडेंड पॉलिसी, उसके फ्रेमवर्क के बारे में, कैसे पॉलिसी बनाई जाती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। लास्ट में हमने बात करी थी कि डिविडेंड थ्योरीज में दो तरह के मॉडल्स होते हैं, इररिलेवेंस और रिलेवेंस। रिलेवेंस मॉडल में पहला मॉडल है वॉल्टर मॉडल। ठीक है, आइए बात करते हैं इस बारे में। प्रोफेसर जे ई वॉल्टर ने एक मॉडल दिया और इन्होंने कहा कि जो डिविडेंड पॉलिसी है, अगर डिविडेंड में हम चेंजेस करते हैं, पेआउट्स में अगर हम चेंजेस करते हैं, तो उसका सीधा सा इफेक्ट कंपनी की वैल्यू ऑफ द फर्म पर या वैल्यू ऑफ द शेयर पर पड़ता है। According to Professor Walter, dividend policy is quite relevant to the value of the firm and the value of the enterprise. ठीक है। वॉल्टर मॉडल के कुछ एजम्पशंस थे। एजम्पशंस की बात करते हैं तो पहला एजम्पशन है हमारा, ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स। वॉल्टर ने कहा कि जो भी फाइनेंसिंग होगी, जो भी पैसा एज अ कैपिटल कंपनी में आएगा, वो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू ही आएगा। कोई भी नया इक्विटी शेयर या डेब्ट इशू नहीं किया जाएगा, राइट। विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन द फर्म बिजनेस रिस्क डू नॉट चेंज। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, एक और एजम्पशन उन्होंने लिया कि कंपनी का जो आर है, रेट ऑफ रिटर्न, और जो के है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों ही रेट्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, राइट। थर्ड एजम्पशन इन्होंने लिया, देयर इज नो चेंज इन द की वेरिएबल्स। की वेरिएबल्स क्या होते हैं जो डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक ई अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और डी डिविडेंड पर शेयर भी सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसमें कुछ चेंजेस करके इनको डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करेंगे, सो दैट कि हम इम्पैक्ट्स को देख पाए, राइट। और लास्ट इन्होंने assumption लिया, द फर्म हैज अ परपेचुअल और वेरी लॉन्ग लाइफ। ठीक है, जो फर्म है वो शॉर्ट टर्म की नहीं है, वो लॉन्ग टर्म की फर्म है, कंपनी है, और लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस अंडरटेक करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। वॉल्टर्स फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर शेयर। इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या था देखते हैं। P is equal to dividend plus R upon K. R is return, K is cost of capital. Bracket close. EPS minus dividend divide by K. जिसमें कि P is market price per share, D for dividend, dividend per share, EPS is earning per share, जो अर्निंग कंपनी कमाएगी उसे हम नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा, राइट। आर फॉर रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म्स, एंड के फॉर दैट इज द कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी कैन से। वॉल्टर ने तीन तरह की फर्म्स को आइडेंटिफाई करा। वॉल्टर ने कहा कि ऐसी फर्म्स होती हैं जहां पर आर इज ग्रेटर देन के। ऐसी फर्म्स होती है जहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट कम होता है। उन फर्म्स को वॉल्टर ने कहा कि ग्रोथ फर्म्स हैं वो। उन फर्म्स को वॉल्टर ने नाम दिया ग्रोथ फर्म्स। और ऐसी फर्म्स में डिविडेंड पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका जो पी है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, वो मैक्सिमम तब होगा जब आप मिनिमम पे आउट रखेंगे, मतलब पे आउट रखेंगे ही नहीं, जीरो। कोई भी डिविडेंड आप नहीं देंगे, प्रॉफिट पूरा का पूरा अपने पास ही रखेंगे, कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपकी फर्म में सबसे ज्यादा, फर्म का मार्केट प्राइस या फर्म का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ग्रोथ फर्म्स के पास हमेशा एक्सपेंशन प्लान्स रहते हैं, हमेशा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रहते हैं, और उनके पास कैश बचता ही नहीं है। और अगर ऐसी फर्म कैश को री इन्वेस्ट करेगी, पैसा कैपिटल को री इन्वेस्ट करेगी, मार्केट में एक्सपेंशन करेगी, तो उनके रिटर्न्स लगातार बढ़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट, सीधा सा इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द शेयर पर पड़ेगा, राइट। दूसरी फर्म वॉल्टर ने आइडेंटिफाई करी, आर इज लेस देन के। ठीक है, इन फर्म्स को नाम दिया डिक्लाइनिंग फर्म्स। ये वो फर्म्स होती हैं जहां का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट से कम होता है। ऐसे केस में पी, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मैक्सिमम तब आएगा जब आप मैक्सिमम पे आउट करेंगे, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसे डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे देंगे, राइट। जितना ज्यादा देंगे उतना शेयर की वैल्यू आएगी, और आप पूरा पूरा प्रॉफिट भी अगर एज अ डिविडेंड बांटते हैं तो इट विल बी गुड, राइट। तीसरी फर्म वोल्टर ने आइडेंटिफाई करी, आर इज इक्वल टू के। रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों रेट्स सेम रहेंगे। और ऐसे केस में ऐसी फर्म्स को नॉर्मल फर्म्स का नाम दिया गया, और इन फर्म्स में आप डिविडेंड को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, पे आउट को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, उसका कोई भी इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पर नहीं पड़ता, वो हर बार सेम रहता है। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है।
एक एग्जाम्पल हमने लिया, इसको तीनों कंडीशन पे ऑब्जर्व करा हमने, ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइनिंग फर्म। रेट ऑफ रिटर्न हमने लिया 15%, डेसिमल में 0.15 है, आप देख सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, डेसिमल में लिखा हुआ है हमने 0.15। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% और अर्निंग पर शेयर इज 10। अब ग्रोथ फर्म के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, अगर हमने पे आउट जीरो रखा, मतलब डिविडेंड अगर हम जीरो दे रहे हैं, ठीक है, पूरी अर्निंग्स को रिटेन कर रहे हैं और डिविडेंड हम जीरो दे रहे हैं, तो अगर हमने वॉल्टर का फॉर्मूला अप्लाई करा और आफ्टर कैलकुलेशन डिविडेंड हमारा हो गया जीरो, आर हो गया 0.15, डिवाइड कर दिया 0.10 से, के से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ई माइनस डी डेट इज 10 से और डिवाइड कर दिया 0.10 से, तो फर्दर हमारे पास आंसर आया ₹150, हमारे शेयर का वैल्यूएशन आया 150। अब डिविडेंड पे आउट हम बढ़ाते हैं, ठीक है, इस बार हम 40% डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, पे आउट रेशियो 40% है, मतलब डिविडेंड की वैल्यू हो जाएगी आपकी ₹4। ऑलराइट, ठीक है, सेम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो शेयर का प्राइस आ रहा है वो ₹130 आ रहा है, ठीक है, 80% ₹8 डिविडेंड अगर हम देते हैं तो शेयर का प्राइस 110 आ रहा है, और अगर हम डिविडेंड 100% देते हैं, पूरा ₹10 डिविडेंड देते हैं, तो शेयर का प्राइस आ रहा है 100। बात करते हैं नॉर्मल फर्म की, रिटर्न हमने यहाँ पे रखा 0.10, के 0.10 हर सिचुएशन में है, अर्निंग पर शेयर भी हर सिचुएशन में ₹10 है। अगर हम जीरो डिविडेंड देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो मार्केट प्राइस क्या आ रहा है 100। अगर हम ₹4 डिविडेंड देते हैं तभी मार्केट प्राइस क्या आ रहा है 100। अगर हम ₹8 डिविडेंड देते हैं तभी मार्केट प्राइस क्या आ रहा है 100। और अगर हम ₹10 पूरा पूरा डिविडेंड बांट देते हैं, पूरा पूरा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड बांट देते हैं, तो भी हमारा प्राइस क्या आ रहा है 100। तो वॉल्टर ने कहा था कि नॉर्मल फॉर्म्स में ऐसा ही होगा, जो मार्केट प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, भले से आप डिविडेंड को कम करें या बढ़ाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिक्लाइनिंग फर्म्स की, आर इज लेस देन के। यहाँ पर हमने रिटर्न का रेट रखा 8%, 0.08, और के हर सिचुएशन में हमने सेम रखा है 0.10, राइट, 10%, और अर्निंग पर शेयर 10। देखते हैं डिविडेंड जब हमने जीरो दिया तो मार्केट प्राइस आया 80, आफ्टर द कैलकुलेशन एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला मार्केट प्राइस हमारा आया 80। डिविडेंड हमने बढ़ाया ₹4 करा तो मार्केट प्राइस 88 आया, और डिविडेंड और बढ़ाया ₹8 करा तो मार्केट प्राइस 96 आया, डिविडेंड और बढ़ाया तो मार्केट प्राइस हमारा 100 आया। तो बात यहाँ पे सही होती है, वॉल्टर ने कहा था कि ग्रोथ फर्म में मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा तब आएगा जब आप मिनिमम डिविडेंड देंगे, जहां हमने जीरो डिविडेंड दिया था। नॉर्मल फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिक्लाइनिंग फर्म में जब हमने पूरा ₹10 अर्निंग एज अ डिविडेंड बांट दिया, तो हमारा मैक्सिमम मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आ रहा है, ठीक है। वॉल्टर मॉडल का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। पहला क्रिटिसिज्म हुआ नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। वॉल्टर ने कहा कि केवल रिटेन अर्निंग्स को ही हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, नया इक्विटी भी इशू नहीं करेंगे, नया डेब्ट भी इशू नहीं करेंगे। तो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि कंपनी के पास तो सारे ऑप्शंस ओपन है और हर ऑप्शन की अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, राइट। कांस्टेंट रिटर्न मान के चले वॉल्टर, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। कांस्टेंट रिटर्न किसी भी फर्म, किसी भी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, अप्स एंड डाउन्स हैं, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा चेंज होता रहता है, इट इज अ वेरिएबल वेरिएबल कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरी बात, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कभी सेम नहीं रहती है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स के साथ ये हमेशा चेंज होती रहती है, राइट। तो वहां पर भी चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जिनको इन्होंने कांस्टेंट लेके चला। तो दीज वर द लिमिटेशंस वी कैन से, जिनका क्रिटिसिज्म वॉल्टर मॉडल में हुआ। थैंक यू सो मच। और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।